नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिव्यराज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित सामोता एक बार फिर से एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि देशी राज्यों का भारतीय संघ में किस प्रकार विलय हुआ, कौन सा विभाग बनाया गया, इसके अध्यक्ष किनको बनाए गए। तो अपन ने पढ़ा था कि देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय करने के लिए रियासती विभाग या रियासती सचिवालय का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव बनाए गए थे, सलाहकार बनाए गए थे वीपी मेनन। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में एकीकरण से पहले 19 रियासतें, 3 चीफशिप ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 ठिकाने याद करने के लिए 19 रियासतें याद करने के लिए अपन ने 3 ट्रिक बनाई थी। पहली ट्रिक थी ABCD, दूसरी ट्रिक थी कौन सी थी? दूसरी ट्रिक किशन प्रताप सिंह झाला बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लेने गया। और तीसरी ट्रिक थी कौन सी थी? उधर जय सिंह जो बीजे। इस प्रकार 19 रियासतें अपन ने मात्र 3 ट्रिकों में याद की थी। अब उन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का किस प्रकार विलय करके वर्तमान राजस्थान का निर्माण किया गया, तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू किया गया और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। यानी राजस्थान के एकीकरण में लगा समय है राजस्थान के एकीकरण में लगा समय है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, जो 7 चरणों में पूरा हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है, तो कितने चरणों में पूरा हुआ है? 7 चरणों में। अभी तक कहीं पे नहीं पूछा गया कि कितना समय लगा, तो आपको याद रखना है कितना समय लगा, आगे पूछा जा सकता है। और समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब है आगे टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के चरण। आपको बताया ऊपर 7 चरणों में पूरा हुआ। उसका प्रथम चरण है मत्स्य संघ। आपको पहली ट्रिक बताई थी ABCD, तो मत्स्य संघ का निर्माण ABCD तथा एक ठिकाना नीमराना मिलाकर किया गया। मत्स्य संघ का निर्माण 4 रियासत ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, मत्स्य संघ का निर्माण 4 रियासतों तथा एक ठिकाने या एक ठिकाने को मिलाकर किया गया और वो ठिकाना था नीमराना। मत्स्य संघ नाम दिया गया कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी अर्थात KM मुंशी के आग्रह पर। जब मत्स्य संघ बनाया गया तो मत्स्य संघ की जनसंख्या हुई 18.38 लाख।
वार्षिक आय थी 1.84 करोड़ यानी 184 लाख और क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। जो रियासतें मिलाई गई उसमें पहली थी अलवर। अलवर के तत्कालीन शासक थे महाराजा तेज सिंह। भरतपुर के तत्कालीन शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। करौली के तत्कालीन शासक थे महाराजा गणेश पाल देव बहादुर। धौलपुर के शासक थे महाराज राजराणा उदयभान सिंह। और जो एकमात्र ठिकाना था नीमराना, उनके शासक थे राजेंद्र सिंह। आपको याद रखना है कि मत्स्य संघ का निर्माण किन किन रियासतों को मिलाकर किया गया था। जब मत्स्य संघ बनाया गया, यह भी याद रखना है कि मत्स्य संघ का नामकरण किन्होंने किया या किन के आग्रह पर किया गया। तो किन के आग्रह पर किया गया? के.एम. मुंशी। पूरा नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तो उसकी राजधानी बनाई गई विराटनगर जयपुर को। विराटनगर अलवर को। विराटनगर कहाँ है? अलवर, जिसे बैराठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराठ। उस समय कहा जाता था विराटनगर। तो मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर आए तो विराटनगर लिखनी है, अलवर आए तो आपको अलवर टिक करना है। यदि दोनों ही आ जाती हैं तो आपको सही करना है विराटनगर। जब संघ बनाया गया तो उसके राज प्रमुख बनाए गए, उपराज प्रमुख बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए। तो राज प्रमुख बनाए गए धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को। उपराज प्रमुख बनाए गए करौली महाराजा गणेश पाल देव बहादुर को। याद रखना आपको कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? वो थे धौलपुर नरेश महाराज राणा उदयभान सिंह। और उपराज प्रमुख बनाए गए करौली महाराजा गणेश पाल देव बहादुर। मत्स्य संघ जब बनाया गया तो उनका उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था एन.वी. गौडगिल को। पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल। यानी मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल, एन.वी. गौडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के कमरा ए खास महल में किया गया। तो यहाँ ये भी याद हो जाएगा कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को। यानी राजस्थान का एकीकरण किया गया, उसकी शुरुआत हो गई थी मत्स्य संघ के निर्माण के साथ, और वो डेट है 18 मार्च 1948। ये भी याद रखना आपको। जब मत्स्य संघ बनाया गया तो उनके एक प्रधानमंत्री बनाए गए और प्रधानमंत्री थे अलवर प्रजामंडल के शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी। याद आ रहा है आपको? जब आपने पढ़ा था भरतपुर प्रजामंडल, और भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। उनके बारे में एक शब्द और कहा था आपको कि जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान के नेहरू। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह तथा चिरंजी लाल शर्मा को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए गए? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ,
गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह तथा चिरंजी लाल शर्मा को। एक नोट लगा के लिख रखा है कि अलवर व भरतपुर रियासतों को एकीकरण से पूर्व ही केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था तथा जुगल किशोर चतुर्वेदी को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। तो नोट लगा के लिखा आपको, क्या नोट लगाया है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले ही अलवर तथा जो भरतपुर रियासतें थी उनको केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर वहां एक प्रशासन नियुक्त किया था और उनका नाम था जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या कारण था कि अलवर व भरतपुर को एकीकरण से पहले ही केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो उसका कारण क्या है, देखिए कारण क्या है। 30 जनवरी 1948 याद होगी सबको। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और क्यों मनाया जाता है या शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसने की? नाथूराम गोडसे द्वारा प्रार्थना सभा पर जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इनका अब अलवर से क्या कनेक्शन है? देखिए, नाथूराम गोडसे हत्या करने से पूर्व अलवर जाकर आए थे। नाथूराम गोडसे तथा उनका एक सहयोगी परचू ने हत्या करने से लगभग 3 महीने पहले अलवर जाकर आए थे और अलवर के शासक थे तेज सिंह और प्रधानमंत्री थे एन.बी. खर्रे। ये इनसे एक गुप्त मंत्रणा करके आए थे। एन.बी. खर्रे उस समय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तथा आरएसएस के सदस्य थे। तो जब ये उनसे मिलकर आए तो शक किया गया कि इनका भी गांधी जी के षड्यंत्र में हाथ है। तो तेज सिंह व एन.बी. खर्रे को दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया तथा अलवर रियासत को केंद्र के नियंत्रण में ले लिया। तो इस प्रकार अलवर रियासत केंद्र के नियंत्रण में हो गई। दूसरी बची भरतपुर। भरतपुर का शासक नाबालिग था जो अपना राज्य सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ था। तो केंद्र ने वहां हस्तक्षेप करके उसको भी अपने अधीन कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। दूसरा चरण, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में मिलाई गई 9 रियासत तथा एक ठिकाना कुशलगढ़। मत्स्य संघ में मिलाई थी 4 रियासतें, एक ठिकाना निमराना। दूसरा चरण बना पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, दोनों में कोई सा भी नाम आ सकता है, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। उसमें मिलाई गई 9 रियासतें तथा एक ठिकाना कुशलगढ़। उसकी जनसंख्या हुई 23.5 लाख और वार्षिक आय बताते हैं 1.90 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास। क्षेत्रफल हुआ 16,807 वर्ग किलोमीटर। जो मिलाई गई 9 रियासतें थी उसकी ट्रिक वही है जो आपको पहले बताई है। कौन सी ट्रिक बताई थी? किशन प्रताप सिंह झाला बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लेने गया। वो याद है, याद करना है तो वो कि वो 9 रियासतें मिलाकर या मिलाकर बनाया था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी लिखा है यहाँ। क्या लिखा है?
उन 9 रियासतों में 3 पठारी थी, 3 पहाड़ी थी और 3 मैदानी रियासतें थी। 3 पठारी में कोटा, बूंदी और झालावाड़, पहाड़ी में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और मैदानी क्षेत्र में या मैदानी रियासतें थी टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। इनके तत्कालीन शासक कौन थे? कोटा का तत्कालीन शासक था महाराज भीम सिंह द्वितीय। बूंदी के शासक थे महाराजा बुद्ध सिंह या बहादुर सिंह। झालावाड़ के शासक थे झाला हरिश्चंद्र। बूंदी के शासक थे महाराजा लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के शासक थे महारावल राम सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। टोंक के शासक थे, टोंक मुस्लिम रियासत थी, वहां के शासक थे हाफिज मोहम्मद शहादत अली खां। तो ये आपको याद करने हैं, पूछा जाता है आजकल कि जब दूसरा संघ बनाया या राजस्थान का एकीकरण किया गया तो तत्कालीन रियासतों के शासक कौन कौन से थे। देखिए आप, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया कोटा के महाराजा। किसको नियुक्त किया गया? कोटा के महाराजा भीम सिंह को। बूंदी रियासत के जो महाराजा थे बहादुर सिंह, बुद्ध सिंह, उनको नियुक्त किया गया उपराज प्रमुख। क्या नियुक्त किया गया? उपराज प्रमुख। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर महाराजा को कनिष्ठ उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यहां लक्ष्मण सिंह का नाम आते ही आपको एक बात तो आनी चाहिए कि ये प्रथम राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह को प्रथम राज्य विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह, ये खूब बार पूछा जा चुका है कि बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई कोटा को। इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया शाहपुरा प्रजामंडल के गोकुललाल असावा को। उद्घाटन करता थे वही मत्स्य संघ के जिन्होंने की थी एनवी गोडगिल ने। और उद्घाटन कहाँ किया? कोटा में। कब किया? 25 मार्च 1948 को। पहला चरण 18 मार्च 1948 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। आगे देखिए, तीसरा चरण हुआ संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में जो राजस्थान संघ बना, पूर्वी राजस्थान बना दूसरे चरण में, उसमें मिलाया गया उदयपुर या मेवाड़ रियासत को। यानी दूसरे चरण में बने हुए पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ में उदयपुर या मेवाड़ रियासत को मिलाकर बनाया गया संयुक्त राजस्थान। उसकी जनसंख्या हुई 42.60 लाख और वार्षिक आय हुई लगभग 3.16 करोड़ रुपए। उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह और उन्होंने पूर्वी राजस्थान में मिलने के लिए अपनी 3 शर्तें रखी थी कि मुझे स्वयं को राज प्रमुख बनाया जाए, राजधानी उदयपुर को बनाई जाए तथा मुझे 20 लाख रुपए की पेंशन दी जाए। महाराणा भूपाल सिंह की तीनों शर्तों को मानते हुए उनको 10 लाख रुपए पेंशन दी गई। क्या दिया गया? 10 लाख रुपए पेंशन दी गई। उसमें से 5 लाख रुपए मेवाड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए तथा 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए। तथा उदयपुर को राजधानी बनाया गया। जब संयुक्त राजस्थान बना तो राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को।
उद्घाटन उदयपुर में हुआ और उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। कब किया? 18 मार्च 1948 को। एक बार फिर से गौर से सुनिए। तीसरा चरण है और तीसरा चरण बनाया गया था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ जो बनाया गया दूसरे चरण में, उसमें मिलाई गई उदयपुर मेवाड़ रियासत को। और उदयपुर मेवाड़ रियासत के तत्कालीन महाराजा थे महाराणा भूपाल सिंह। इन्होंने पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए अपनी 3 शर्तें रखी थी कि मुझे स्वयं महाराणा भूपाल सिंह मुझे क्या बनाया जाए? राज प्रमुख बनाया जाए, उदयपुर को राजधानी बनाई जाए तथा मुझे 20 लाख रुपए पेंशन दी जाए। और उनकी शर्तें पूरी की गई। उदयपुर को राजधानी बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया महाराणा भूपाल सिंह को तथा महाराणा भूपाल सिंह को 10 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में ही किया गया और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। उपराज प्रमुख बनाया गया कोटा महाराजा भीम सिंह द्वितीय को। 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए, बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को तथा डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी को। आगे देखिए चौथा चरण का नाम है वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान। पूछा हुआ है विशाल राजस्थान के नाम से कि विशाल राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं है। तो आपको जितने भी चरण हैं उनमें कौन कौन सी रियासतें मिलाकर बनाई गई हैं आपको याद रखना है। चौथा चरण वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया तीसरे चरण में बने हुए संयुक्त राजस्थान में मिलाई गई 4 रियासतें, जिनको याद करने के लिए लिख रखा है J3B और एक लावा ठिकाना इसमें मिलाया गया। चार रियासतें कौन कौन सी हैं? J3B जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और B का मतलब है बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर तथा एक ठिकाना लावा, ये मिलाकर बनाया गया संयुक्त राजस्थान। जयपुर के तत्कालीन शासक थे सवाई मानसिंह द्वितीय, जोधपुर के शासक थे हनुवंश सिंह और बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, जिनका नाम आपने पहले भी खूब बार सुना है। शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक ऐसे पहले शासक थे, या बीकानेर ऐसी पहली रियासत थी जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। इस संघ का निर्माण करते समय जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय ने 2 मांग रखी, जैसे पिछले संघ में मिलने के लिए उदयपुर महाराणा ने रखी थी। इनकी पहली मांग थी कि राज प्रमुख जयपुर महाराजा को बनाया जाए तथा राजधानी जयपुर को बनाई जाए। इनकी भी मांगें पूरी की गई। राजधानी जयपुर को बनाया गया और राज प्रमुख जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया।
वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री। इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया जयपुर में। कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। इंपॉर्टेंट डेट है 30 मार्च। 30 मार्च को इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। कब मनाया जाता है? 30 मार्च। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था और उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उदयपुर महाराणा को भी एक बड़ा पद दिया गया और वो पद था महाराज प्रमुख। इंपॉर्टेंट है। इस चरण में एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था महाराज प्रमुख। पहली बार बनाया गया ये पद और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। वृहत राजस्थान के एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए, वो थे कोटा महाराजा भीम सिंह द्वितीय तथा 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए, बूंदी महाराजा बुद्ध सिंह बहादुर सिंह को तथा डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह को। इन दोनों ने उद्घाटन के समय कनिष्ठ उपराज प्रमुख की शपथ नहीं ली थी। वृहत राजस्थान एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो वृहत राजस्थान बनाया गया उसकी राजधानी बनाई गई जयपुर को। राज प्रमुख बनाए गए जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इसी 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी चरण में एक नया पद सृजित किया गया महाराज प्रमुख और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह ने मांग रखी थी कि जयपुर को राजधानी बनाई जाए, तो राजधानी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को हल करने के लिए B.R. पटेल कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई? B.R. पटेल कमेटी। इस B.R. पटेल कमेटी की स्थापना की गई 27 मार्च 1949 को। अध्यक्ष बनाए गए B.R. पटेल। 2 सदस्य भी थे, S.P. सिन्हा और T.C. पुरी। एक बार फिर से सुन लीजिए। वृहत राजस्थान की राजधानी को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था B.R. पटेल कमेटी, जिसकी स्थापना B.R. पटेल की अध्यक्षता में 27 मार्च 1949 को की गई। इसके 2 सदस्य और बनाए गए, S.P. सिन्हा और T.C. पुरी। इस B.R. पटेल कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। इसके बाद एक समिति और बनाई गई, P. सत्यनारायण राय समिति। इस P. सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है। 2 कमेटियां बनाई, एक B.R. पटेल कमेटी और दूसरी कमेटी बनाई P. सत्यनारायण राय कमेटी। लेकिन जयपुर को राजधानी बनाया वो किस कमेटी की या किस समिति के सिफारिश के आधार पर? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कमेटी है? P. सत्यनारायण राय समिति। नोट लगा के फिर एक इंपॉर्टेंट लिख रखा है, क्या है कि वृहत राजस्थान में विभागों का भी बंटवारा किया गया और वो विभाग अलग अलग रियासतों को दिए गए। शिक्षा विभाग दिया गया
बीकानेर को, हाई कोर्ट या न्याय विभाग दिया गया जोधपुर को, सहकारी व वन विभाग दिया गया कोटा को, कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को, कस्टम व एक्साइज तथा खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। किसको दिया गया? सॉरी, उदयपुर को। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब वृहत राजस्थान बनाया गया तो उसमें विभागों का भी बंटवारा किया गया और विभाग, शिक्षा विभाग बीकानेर, हाई कोर्ट या न्याय विभाग दिया गया जोधपुर को, सहकारी व वन विभाग दिया गया कोटा को, कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को तथा कस्टम व एक्साइज तथा खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। अगला चरण है पांचवा चरण और पांचवें चरण का नाम रखा संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम रखा? पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान का उद्घाटन या निर्माण किया गया 15 मई सन 1949 को। कैसे बनाया? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। मत्स्य संघ कौन सा संघ था? जो पहले चरण में आपको बताया है कि पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें 4 रियासतें A, B, C, D तथा एक ठिकाना नीमराणा मिलाकर बनाया गया था। तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया और इस मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उनको भी हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सुनो एक बार दोबारा सुन लेना। जो चौथा चरण था उसका नाम था वृहत या विशाल राजस्थान। उस वृहत या विशाल राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया 15 मई सन 1949 को। तो एक नया संघ बना जिसका नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उन्हीं की मंत्रिमंडल में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को शामिल किया गया। मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में शंकर राव दवे समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किस कमेटी की सलाह के आधार पर किया गया। उस कमेटी का नाम है शंकर राय दवे समिति। क्योंकि मत्स्य संघ में जो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों में से 2 रियासतें राजस्थान में मिलने की इच्छुक थी और 2 रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी। उत्तर प्रदेश में मिलने वाली रियासतें थी भरतपुर व धौलपुर। इन चारों रियासतों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया था, उनको वहां समझाया गया। तो अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लिया था। भरतपुर व धौलपुर के शासक उत्तर प्रदेश में मिलने के इच्छुक थे। तो इनको वृहत राजस्थान में मिलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी शंकर राव दवे की अध्यक्षता में। उन्होंने वहां की जनता की राय जानी और उस आधार पर रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में लिखा कि भरतपुर व धौलपुर रियासत को राजस्थान संघ में मिला दिया जाए। तो इस प्रकार 15 मई सन 1949 को मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में
कर दिया गया तथा उसका नाम रखा संयुक्त वृहद राजस्थान। अब अगला चरण है छठा चरण, जिसका नाम रखा राजस्थान, और छठा चरण संपन्न हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। आपको डेट याद हो, 26 जनवरी 1950 और किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन संविधान पूर्णतया लागू किया गया था। इस छठे चरण में वैधानिक रूप से प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा चरण है जिसमें वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे पहले भी राजस्थान आया था, और वो कौन से चरण में आया था? दूसरे चरण में, और वहां नाम आया था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। लेकिन वैधानिक रूप से पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था छठे चरण में। और छठा चरण कब संपन्न हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। छठे चरण की एक खास बात और है, इस चरण में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। अब तक आपने देखा होगा कि प्रत्येक चरण में प्रत्येक संघ का कोई ना कोई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है या बनाया गया है, लेकिन छठे चरण में प्रधानमंत्री की जगह काम लेंगे शब्द या शब्द प्रयुक्त किया गया मुख्यमंत्री। और छठे चरण में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। इसी चरण में राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया, यानी भारत को 4 श्रेणियों के राज्यों में बांट रखा था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। उनमें से राजस्थान था बी श्रेणी का राज्य। बी श्रेणी के राज्य वो राज्य थे जिनका निर्माण छोटी व बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। इनका वर्णन आगे है, अभी और पढ़ेंगे दोबारा। आगे लिखा है कि राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग दूसरे चरण में किया गया, और वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया छठे चरण में। छठे चरण की क्या खास बातें हैं, देखिए आगे कि राजस्थान में या राजस्थान के सिरोही रियासत के दिलवाड़ा, माउंट आबू और नेवासी गांव को बंबई प्रेसिडेंसी गुजरात में विलय कर दिया। क्या कर दिया? राजस्थान की जो सिरोही रियासत है और सिरोही रियासत के जो दिलवाड़ा, माउंट आबू व नेवासी गांव थे, उन सब का विलय बंबई प्रेसिडेंसी गुजरात में कर दिया गया, और बाकी सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया। उन नेवासी गांवों में से एक गांव था हाथल गांव। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। वो हाथल गांव था गोकुल भाई भट्ट का गांव। किसका गांव था? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। उसका भी विलय बंबई प्रेसिडेंसी गुजरात में कर दिया गया। वहां के राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। जनता में भी विद्रोह की भावना फैली, तो 7वें चरण में इसका निपटारा किया गया। 7वां चरण। 7वां चरण संपन्न हुआ 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। इसी 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, 2 दिवस आए हैं। एक राजस्थान दिवस आया है, दूसरा आया है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। 1 नवंबर
सन 1956 को वर्तमान राजस्थान बना। यानी राजस्थान एकीकरण का ये अंतिम 7वां चरण है जो संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। खूब बार पूछा जा चुका है कि वर्तमान राजस्थान कब बना। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, या राजस्थान का अंतिम चरण कब पूर्ण हुआ, या वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया। तो वो आया 1 नवंबर सन 1956 को। भाषाई आधार पर गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषाओं के आधार पर एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश के आधार पर वही दिलवाड़ा, माउंट आबू तथा निवासी गांव तथा अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुनील ठप्पा का राजस्थान के झालावाड़ में विलय किया गया। राजस्थान का सिरोंज झालावाड़ का मध्य प्रदेश में विलय किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो पीछे छठे चरण के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ था उसका निपटारा किया गया 7वें चरण में, और एक आयोग बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश के आधार पर देलवाड़ा, माउंट आबू तथा जो निवासी गांव बंबई प्रेसिडेंसी में विलय कर दिए गए थे उनको और अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुनील ठप्पा का राजस्थान के झालावाड़ में विलय किया गया तथा राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ में स्थित था उसका मध्य प्रदेश में विलय किया गया। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए फैजल अली तथा 2 सदस्य बनाए गए थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर गठित आयोग था। इसी चरण में अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। नोट लगा के लिखा है कि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था का एकीकरण से पूर्व शासन कौन चलाता था। इसका शासन चलाया जाता था एक 30 सदस्यीय धारा सभा द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। अब आगे आपको कुछ आए हुए प्रश्न या कोई इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको समाहित करके कुछ टॉपिक पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो उनको एक एक करके अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले व 5 संभाग थे। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ 1 नवंबर सन 1956 को, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, जो आपको पहले भी बहुत बार बता दिया जा चुका है, आपको याद रखना है। और उस समय या राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। केंद्रीय सरकार के आदेश से लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया था। यानी एकीकरण से पहले ही जो लावा ठिकाना था उसको जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया था। 7वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, इसके द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया। यानी
1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य प्रमुख के पद को समाप्त किया गया और उसकी जगह नया पद सृजित किया गया, राज्यपाल का पद। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं की पेंशन प्रिवी पर्स बंद कर दी गई। अभी आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग राजाओं को अलग अलग पेंशन दी जाती थी, कितनी दी जाती थी वो सब लेके आया हूं आपके लिए। उस पेंशन को बंद कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। एक इंपॉर्टेंट तथ्य है आगे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आए आपके कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? वो भी थे हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो कि दौसा निवासी थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। खूब बार पूछा जा चुका है इन चार में से कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मनोनीत कौन थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। अनेकों बार एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल तथा प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर निवासी। उन्होंने 17 वर्ष 4 माह तक मुख्यमंत्री पद पर शासन किया। और सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा, जिन्होंने मात्र 15 दिन तक ही मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। आगे देखिए, शिकार एक्ट या शिकार प्रतिबंधित करने का कानून घोषित करने वाली प्रथम रियासत थी टोंक। और जिन्होंने घोषित किया, इसको प्रतिबंधित किया शिकार को 1901 ईस्वी में, कौन सी रियासत थी? पहली टोंक रियासत। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत वो थी जयपुर रियासत। कब जारी की? 1904 ईस्वी में। और उस समय जयपुर के शासक थे माधो सिंह द्वितीय। वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत। और कानून कब बनाया? सन 1910 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनिए, वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत। कब बनाया कानून? 1910 ईस्वी में। वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर रियासत। 1935 ईस्वी में अलवर रियासत ने वन्य जीव अधिनियम पारित किया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली एकमात्र रियासत, अपन ने जब डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ा था वहां भी इसको पढ़ा था कि एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसने पाठशालाओं को बंद करवाया, और वो थी डूंगरपुर प्रजामंडल। वहां पे आपको 2 घटनाएं पढ़ी थी अपन ने। रास्तापाल घटना, याद होगा कालीबाई का नाम। उनके शिक्षक थे सेंधा भाई, जिनको बचाने के लिए वीर भील बालिका मात्र 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गई थी। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली एकमात्र रियासत थी डूंगरपुर। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत थी शाहपुरा रियासत। और जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन नए स्थापित करने वाली रियासत थी जैसलमेर रियासत। पढ़ा था अपन
कि जो प्रजामंडल बनाए गए थे और प्रजामंडल बनाने का उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना थी। और शाहपुरा प्रजामंडल, वहां के शासक थे सुदर्शन देव सिंह। उन्होंने प्रजामंडल स्थापना में सहयोग किया था और वो पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत थी शाहपुरा रियासत। जहां ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, वो है जैसलमेर। जैसलमेर, जिसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां सबसे पिछड़ी रियासत है। अंडमान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। किसके कारण कहा जाता है? सबसे पिछड़ी रियासत होने के कारण। जैसलमेर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। पाकिस्तान में मिलने की चाह रखने वाली रियासत जोधपुर रियासत व टोंक रियासत। और जोधपुर रियासत के तत्कालीन शासक थे महाराजा हनुवंत सिंह। भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासतें थी, एक टोंक राजस्थान में थी, दूसरी पालनपुर गुजरात में थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मिलने की चाह रखने वाली रियासतें जो अपन ने पढ़ी अभी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्यों मिलना चाहती थी? भाषाई समानता के कारण। फिर शंकर राय दवे समिति की सिफारिश के आधार पर इनको राजस्थान में मिला दिया गया। अब राजस्थान की रियासतों की कुछ बातें हैं कि सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़। याद होगा आपको कि झालावाड़ प्रजामंडल का निर्माण भी सबसे अंत में किया गया था 1946 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर रियासत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा रियासत। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ऐसी 4 रियासतें थीं जिनके राजाओं ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। और वो 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। यानी इन 4 रियासतों के राजाओं ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य भेजे गए? उत्तर होगा 4। कौन कौन भेजे गए वो भी आपको याद रखना है। मेवाड़ से 2 सदस्य भेजे गए थे, सर टी राघवाचार्य तथा माणिक्यलाल वर्मा को। मारवाड़ जोधपुर से जय नारायण व्यास तथा CS वेंकटाचार्य को भारत संविधान सभा में राजस्थान से भेजा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सन नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। अभी पीछे पढ़ा था अपन ने कि राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर गठित किया गया आयोग था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जस्टिस फैजल अली और जिनके 2 अन्य सदस्य भी बनाए गए थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम में क्या बातें रखी थी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और उसकी जगह राज्यपाल का एक नया पद सृजित किया गया। ए, बै, से, दे 4 प्रकार के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया और अंतर समाप्त करके केवल और केवल 2 श्रेणी के
राज्य ही रखा, जो वर्तमान में भी भारत में हैं। कौन कौन से 2 श्रेणियां? एक श्रेणी राज्य की रखी, दूसरी श्रेणी रखी केंद्र शासित प्रदेश की। और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो राज्यों की श्रेणियां हैं ए, ब, स और द, कौन कौन सी हैं? यहां इनका मैंने विस्तृत वर्णन किया है। ए श्रेणी वे राज्य थे जो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, यानी वे राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसके नियंत्रण में थे, उनको रखा ए श्रेणी राज्यों में। वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, उनको रखा ब श्रेणी में। और अपना राजस्थान भी इसी ब श्रेणी का राज्य था। जो ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनको चीफ कमिश्नरी भी कहा जाता था, उनको रखा स श्रेणी के राज्यों में। और जो स्वतंत्र उपनिवेश थे, उनको रखा द श्रेणी के राज्यों में। तो उस समय 4 प्रकार की राज्य की श्रेणियां थी। ए श्रेणी के राज्य, ब श्रेणी के राज्य, स श्रेणी के राज्य और द श्रेणी के राज्य। इन सभी राज्यों को तो बीच में जो अंतर था उसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। रियासती सेनाओं का राष्ट्रीयकरण। 1939 में इंडियन स्टेट्स फोर्सेस स्कीम के तहत रियासती सेनाओं की 3 इकाइयां रखी गई थी। पहली इकाई थी स्टेट सर्विस यूनिट्स, दूसरी फील्ड सर्विस यूनिट्स और तीसरी थी जनरल सर्विस यूनिट्स। यानी 1939 ईस्वी में इंडियन स्टेट्स फोर्सेज स्कीम के तहत जितनी भी रियासती सेनाएं थी उन सबको 3 इकाइयों में बांटा था। स्टेट सर्विस यूनिट्स, फील्ड सर्विस यूनिट्स और जनरल सर्विस यूनिट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 44 राज्यों की सेनाएं इंडियन स्टेट्स फोर्सेज स्कीम के तहत थी और जिसमें 75,311 अधिकारी थे। 1 अप्रैल 1951 को ये सेनाएं पूरी तरह भारतीय सेना का हिस्सा बना दी गई। यानी जितनी भी रियासती सेनाएं थे उन सब को भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया 1 अप्रैल 1951 को। और ये इम्पोर्टेंट है आगे वाला, क्या है इम्पोर्टेंट? कि राजस्थान के राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? वो थे राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। आगे है अपना अंतिम टॉपिक है आज का, राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स का मतलब होता है पेंशन। पीछे पढ़ा था अपन ने कि अलग अलग राजाओं ने, जैसे उदयपुर महाराजा ने मांग की थी कि यदि मुझे मिलाया जाता है संघ में तो मुझे 20 लाख की पेंशन दी जाए। ये प्रिवी पर्स उनको दी गई, पेंशन उनको दी गई। कितनी कितनी पेंशन दी जाती थी वो देखिए। एकीकरण के समझौते के तहत कहा गया था, उसके अलग अलग पॉइंट हैं, एक एक अपन पढ़ते हैं कि एकीकरण का जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत राजाओं को कुछ अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? कि राजा लोग अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे। एकीकरण होने के बाद भी राजा अपनी संपत्ति को रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकार बना रहेगा, उनके अधिकार व विशेषाधिकार भी बने रहेंगे। उन्हें तथा उनके अधिकारियों को उत्तराधिकारियों को एक निश्चित पेंशन प्रिवी पर्स मिलती रहेगी। राज प्रमुख को 5 लाख वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। शासनाधिकार छोड़ने की एवज में राजाओं को औसत वार्षिक आय की
प्रथम 1 लाख रुपए के लिए 15%, बाद के 4 लाख के लिए 10% और 5 लाख से ऊपर की जितनी भी आय है उसके लिए 7.5% प्रीव्यू पेंशन निश्चित की गई। लेकिन यह पेंशन राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती थी। इसके कुछ अपवाद भी हैं। 10 लाख तक नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ राजाओं को 10 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन दी गई। उनमें 3 राजा थे। एक है बीकानेर नरेश, उनको दी गई 17 लाख रुपए। जोधपुर नरेश को 17.5 लाख तथा जयपुर नरेश को दिए गए पेंशन के रूप में 18 लाख रुपए। और ये सिर्फ और सिर्फ दिए गए हस्ताक्षर करने वाले शासक के जीवन काल तक ही। इस प्रकार राजाओं को पेंशन दी गई, जिसे 1971 में बंद कर दिया गया। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेस को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका